नमस्कार, मैं हूँ किन्नरी और आप देख रहे हैं आज का भारत न्यूज। तो चलिए शुरू करते हैं आज की बड़ी खबरें। हाल ही में दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने गांव वालों और किसानों से सीधी बातचीत की। सवाल वही पुराने, रोजगार, जमीन और विकास पर इस बार जवाबों में कुछ नया होने का इशारा मिला है। आइए जानते हैं रेखा गुप्ता ने क्या कहा। 23 मार्च से शुरू होने वाला है और दूसरा बजट है ये सरकार का। हमने समाज के अलग अलग वर्ग के लोगों से बातचीत की है ताकि उनके सुझावों के मुताबिक ये जन कल्याण बजट दिल्ली सरकार पेश करे। उसमें जनता की समस्याओं के समाधान हो, दिल्ली के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर हो और बेहतर और विकसित दिल्ली का पूरा रोड मैप लेकर के हम जनता के बीच में आना चाहते हैं। इसलिए लगातार अलग अलग समाज के वर्गों के साथ में हमारी बातचीत हो रही है। आज भी हमने गिग वर्कर्स को बुलाकर उनसे बातचीत की, हमने ट्रेडर्स से बातचीत करी, महिलाओं से, स्टूडेंट्स से, यंगस्टर्स से, ऐसे हर वर्ग से, किसानों से हमने बहुत लंबी बातचीत की, उनके सुझाव लिए और इन सुझावों के अनुसार सरकार अपनी कार्य योजना बनाएगी और दिल्ली के लिए विकास करेगी। थैंक यू। किसानों के बहुत सारे सुझाव हैं। दिल्ली में वर्षों से कहीं ना कहीं उनकी अनदेखी हुई है, वर्षों से जो उनकी मांगे थी वो पूरी नहीं हुई। किसान लगभग हमारे दिल्ली शहर का पिछड़ा हुआ है, ना उसको कभी किसी तरीके का मुआवजा मिला, ना ही उसकी जमीनों के रेट उसे मिल पा रहे हैं, उसको अपनी खेती करने में भी तकलीफें आती हैं। तो ये सारी समस्याएं उन्होंने हमसे शेयर की, जिसपे लगातार सरकार काम कर रही है और मैं ये समझती हूँ आने वाला ये साल किसानों के लिए और बेहतरी लेके आएगा। शिवसेना सांसद संजय राउत ने कहा कि मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को हराना पश्चिम बंगाल में नामुमकिन है। उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा राज्य पर पूरा नियंत्रण चाहती है और कहा कि जनता व विपक्ष ममता बनर्जी के साथ है तथा वे फिर जीतेंगे। उसको लेकर जिस तरह से ऑफिशियल्स का ट्रांसफर हुआ है, बात ऐसी है, ममता बनर्जी को आप हरा नहीं सकते। ममता बनर्जी को पश्चिम बंगाल में हराना मुश्किल नहीं, नामुमकिन है। ये अमित शाह जी को मालूम है, ये प्रधानमंत्री मोदी जी को मालूम है, ये पूरे बीजेपी को मालूम है, ये भारतीय जनता पार्टी के आधार स्तंभ प्रमुख चुनाव आयोग को भी मालूम है। इसीलिए पूरा कंट्रोल ले लिया है पश्चिम बंगाल का। चीफ सेक्रेटरी का ट्रांसफर, डीजी का ट्रांसफर, कमिश्नर का ट्रांसफर, उससे क्या होगा भाई? आपके स्टेट में जो और राज्यों में क्यों नहीं फिर ट्रांसफर हो रहा है? महाराष्ट्र में क्यों नहीं होता है? और असम में क्यों नहीं हो गया? असम का मुख्यमंत्री क्या कर रहा है आपको मालूम है? किस तरह का उसका प्रशासन चल रहा है। लेकिन आप कुछ भी करिए, जनता जो है देश की वो ममता दीदी के साथ है, वो लड़ने वाली शेरनी है, हम सब उनके साथ है और फिर एक बार पश्चिम बंगाल में ममता दीदी की ही जीत होगी।
कोमल आनंद बाबा बाबा जी, तो आप कुछ कहना चाहते हैं? નમસ્કાર. હું એટલું જ કહીશ કે આપણે સૌ ગુજરાતી છીએ અને ગુજરાતી લોકો જ જો ગુજરાતી પિક્ચરો નહીં જુએ તો બીજું કોણ જોશે. એટલે મારી આપ સર્વેને વિનંતી છે કે બને એટલું ગુજરાતી પિક્ચરો જુઓ અને તમે લોકો જોશો તમને કલાકારોને, પ્રોડ્યુસરોને, ડાયરેક્ટરોને પ્રોત્સાહન મળશે, જેથી કરીને અમે આગળ નવા નવા વિષયો સાથે ગુજરાતી પિક્ચર બનાવીશું. અમે આશા રાખીએ છીએ કે તમે અમને વધાવી લેશો. થેન્ક યુ. ગુજરાતી ફિલ્મ ઇન્ડસ્ટ્રીના જાયન્ટ હીરો એ મેહુલ બુચ સાથે આપણે ફિલ્મ વિશે થોડીક માહિતી મેળવી. પહેલાં તો લાકડાના લાડુમાં તમે પોસ્ટર જોશો તો ખબર પડશે કે લીડ હીરો એ એના કરતાં હું એક બહુ મહત્ત્વની ભૂમિકા ભજવું છું. અને મારી બાજુમાં જે બેઠો છે સંજીત દુરી, એ આમ તો હીરો કહેવાય. આમાં મેં પણ એક સરસ મજાનો રોલ કર્યો છે. લાકડાના લાડુ એક એવી ફિલ્મ છે કે લગ્નના વિષયમાંથી આપણી જિંદગીની 100માંથી 97% હ્યુમર, કોમેડી, એમાં તમે જોશો તો હંમેશા લગ્નના જોક્સ બહુ બને છે. અને આવી જ આ ફિલ્મ લગ્ન કરવા કે ન કરવાની મૂંઝવણથી શરૂ થતી આ ફિલ્મ આખી ફિલ્મ તોફાન કરાવે છે. એની અંદર ખૂબ બધા કન્ફ્યુઝન છે. ઇટ્સ અ કોમેડી ઓફ એરર તમે કહી શકો. ગૂંચવાડો ઊભો થાય છે, વિષય લગ્નનો જ છે અને છતાંય. अहमदाबाद शहर के हिमालय मॉल स्थित एनकोर क्लब में गुजराती फिल्म इंडस्ट्री के जाने माने कलाकारों की मौजूदगी में एक भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें फिल्म फुल स्टॉप की शानदार सफलता के जश्न के साथ साथ निर्माता प्रीतेश पटेल, निर्देशक जेकी पटेल भी मौजूद थे. साथ ही उनके आगामी फिल्म लकड़ाना लाडू का मोशन पोस्टर उराव एंटरटेनमेंट के निर्माता जिग्नेश शाह, एसोसिएट निर्माता मनन दियालानी और निर्देशक जैकी पटेल द्वारा लॉन्च किया गया. इस मौके पर मेहुल बूच, नीलेश ब्रह्मभट्ट, सोनल सिंह और ग्रीवा कंसारा, विश्वम शुक्ला जैसे दिग्गज कलाकार मौजूद रहे. बता दें कि यह घोषणा की गई थी कि निर्देशक जैकी पटेल के मार्गदर्शन में तैयार यह फिल्म कॉमेडी और सामाजिक संदेश से भरपूर होगी. आपको बता दें कि कॉमेडी और मसालेदार फिल्म डीकन लाडू के साथ एक और फिल्म मिस्ट्री विला निर्माता निर्देशक जैकी पटेल और मैन ऑन द रोड के विक्रम चौहान और निर्देशक जैकी पटेल ने यहां पोस्टर लॉन्च किया. गुजराती फिल्म इंडस्ट्री पिछले कुछ सालों से सुनहरे दौर से गुजर रही है, जब कई फिल्मों को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान मिल रही है. इस फिल्म के पोस्टर की सराहना करने के लिए गुजराती अभिनेता, निर्माता, निर्देशक और फिल्म से जुड़े सभी लोग यहां पर मौजूद थे. केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बताया कि इस समय बारिश और ओलावृष्टि से कई राज्यों में फसलों को नुकसान हुआ है. सरकार राज्यों के साथ मिलकर नुकसान का आकलन करेगी और फसल बीमा योजना के तहत किसानों को मदद देने के साथ जरूरी सलाह भी देगी. मित्रों, आज मैंने विस्तार से कृषि के देश के पूरे परिदृश्य की समीक्षा की. विशेषकर मौसम की मार के कारण कई राज्यों में असमय वृष्टि, ऐसे समय जब फसल पक के तैयार है और न केवल बारिश हुई बल्कि कई जगह ओलावृष्टि भी हुई है, जिसके कारण फसलों को नुकसान पहुंचा है. हमने तय किया कि राज्यों के साथ संपर्क करके तत्काल कहां कहां ओलावृष्टि के कारण नुकसान हुआ है, ये अतिवृष्टि, ज्यादा बारिश के कारण फसल लेट जाती है जमीन पे, उसके कारण भी नुकसान होता है. तो राज्य सरकार तो अपनी तरफ से सहायता करती है एसडीआरएफ के अंतर्गत, लेकिन फसल बीमा योजना देखने वाले सभी अधिकारियों को मैंने कहा है कि राज्यों के साथ तुरंत संवाद करें, संपर्क करें, ताकि ढंग से क्रॉप कटिंग एक्सपेरिमेंट हो सके, नुकसान का आकलन किया जा सके
और अगर नुकसान किसान को हुआ है तो ठीक ढंग से आकलन करके साइंटिफिक तरीके से फिर उनके बीमे की क्लेम बन जाए, ताकि हम अपने किसान भाई और बहनों की मदद कर सकें। आगे भी मुझे बताया मौसम विभाग ने कि 2 पश्चिमी विक्षोभ और आ सकते हैं, तो उसमें भी ध्यान रखने के मैंने निर्देश दिए हैं और किसानों को क्या सलाह दी जा सकती है उस पर भी हमारी व्यापक पैमाने पर चर्चा हुई है। इसके साथ अभी खरीदी हमारी प्रारंभ होगी। गेहूं की, धान की उत्पादन बम्पर हुआ है। हम गेहूं धान भी खरीदेंगे, लेकिन उसके साथ साथ दलहन की फसलों पर भी हमारा फोकस बहुत ज्यादा है। तुअर, मसूर, उड़द हम जितनी किसान बेचना चाहेंगे पूरी खरीदेंगे। ये खरीदी राज्य सरकार के अलावा नेफेड और सीसीएफ भी करेगी। तो हमने निर्देश दिए कि ठीक से किसानों से खरीदी हो जाए, ताकि वो अपने उत्पाद को मिनिमम सपोर्ट प्राइस के नीचे बिकने पर ढंग से बेच पाए। इसके निर्देश भी हमने दिए। उत्पादन अभी भी बम्पर आ रहा है रबी की फसल का। हमारे पास गेहूं की, धान की, चावल की कोई कमी नहीं है। हमने ये तय किया है इसलिए कि उत्पादन तो हम बढ़ाएंगे ही, लेकिन क्वांटिटी के साथ साथ क्वालिटी भी कैसे इंप्रूव करें, क्योंकि अगर गेहूं अच्छा होता है मध्य प्रदेश का सरवती जैसे, तो 4,000 रुपया से ज्यादा उसके रेट मिलते हैं। तो बेहतर रेट के लिए केवल एमएसपी क्यों, एमएसपी से और ऊपर कैसे बिक सकता है। फोर्टिफाइड किस्में उनके रेट ज्यादा मिल सकते हैं, और बेहतर किस्में रेट ज्यादा मिल सकते हैं। तो हम क्वांटिटी के साथ साथ अब क्वालिटी को इंप्रूव करने पर भी जोर देंगे, उसके लिए अभियान चलाएंगे। एक हमने तय किया है कि हम खरीफ की फसल जो आने वाली है उसकी तैयारी के लिए पहले एक ही बैठक करते थे दिल्ली में, अब हम रीजनल कॉन्फ्रेंसेज करेंगे, क्योंकि अलग अलग मोटे तौर पे 5 रीजन बनते हैं अपने देश के, उत्तर का, दक्षिण का, पश्चिम, पूर्वी भारत और फिर एक हिली स्टेट्स नॉर्थ ईस्ट सहित। तो 5 जोन में हमने उनको बांटा है, और अलग अलग जोन में अभी 3 रीजनल कॉन्फ्रेंस हमने तय की है। 7 अप्रैल को जयपुर में हमारी एक रीजनल कॉन्फ्रेंस होगी, 7 अप्रैल को, 17 अप्रैल को होगी लखनऊ में, 24 अप्रैल को होगी उड़ीसा में। ये 3 अभी तय की है, 2 की तिथियां अभी तय होनी है। इन रीजनल कॉन्फ्रेंसेज में केवल अधिकारी नहीं रहेंगे, उस रीजन के या उस रीजन को आईसीआर की तरफ से देखने वाले वरिष्ठ साइंटिस्ट रहेंगे, कृषि विशेषज्ञ रहेंगे, सफल किसान रहेंगे, किसान उत्पादक संगठन रहेंगे, प्राइवेट सेक्टर से भी जिनमें उत्कृष्ट काम किया है रिसर्च में, शोध में, अनुसंधान में, या वैल्यू एडिशन में, प्रोसेसिंग में, या मार्केटिंग और दूसरे चीजों में, क्योंकि बीज से लेकर बाजार तक की हम चिंता करने वाले हैं किसान की। तो वो सब के चुने हुए प्रतिनिधि इसमें भाग लेंगे। मैं स्वयं भी रहूंगा, राज्य के कृषि मंत्री उस रीजन के रहेंगे, ताकि ठीक से हम खरीफ की फसल की ढंग से रणनीति और योजना बना सकें। और एक और हमने फैसला किया है कि हर फसल का हम रोड मैप बनाएंगे, रोड मैप फसल का भी बनाएंगे हम, और राज्य का भी रोड मैप बनाएंगे कृषि का। फसलों में अभी जैसे पिछले दिनों हमने सोयाबीन पर चर्चा कर ली थी, मक्के पर चर्चा कर ली थी रोड मैप बनाने के लिए। अभी 4-5 फसलों पे हमने चर्चा कर ली। पिछले दिनों में नारियल पर चर्चा करने गया था दक्षिण भारत। ये अलग अलग जो हमारी फसल है, फसलवार रोड मैप, इसका मतलब ये है कि उत्पादन कैसे बढ़े, क्वालिटी बेहतर कैसे मिले, रोगों का मुकाबला कैसे कर पाए। अगर प्लांटिंग मटेरियल चाहिए, जैसे नारियल में नए बाग लगाना, तो क्लीन प्लांट कैसे मिले, इस पर विस्तार से बात करके उस फसल का रोड मैप हम बनाएंगे। एक फसलवार रोड मैप और एक राज्यवार रोड मैप, तो उस पर भी हम ठीक ढंग से काम कर रहे हैं। अपने किसानों की सेवा बेहतर से बेहतर कर सके और किसानों के माध्यम से देश के उत्पादन को बढ़ाते हुए अन्न, फल, सब्जियों के भंडार भर सकें, उस काम में निरंतर लगे हुए हैं। धन्यवाद।
हिमाचल प्रदेश में पिछले 24 घंटों में भारी बारिश और बर्फबारी हुई है। साथ ही मनाली में सबसे ज्यादा बारिश दर्ज की गई है। मौसम विभाग का अनुमान है कि 20 और 21 मार्च तक ये तांडव जारी रह सकता है। तो आइए जानते हैं मौसम विभाग के प्रमुख शोभित कटरिया ने क्या कहा। देखिए, पिछले 24 घंटे में हिमाचल प्रदेश के लगभग सभी जिलों में हमें बारिश और बर्फबारी देखने को मिली है। अधिकतम जो बारिश है वो हमें मनाली में लगभग 53 मिलीमीटर देखने को मिली है और उसके आसपास के इलाकों में भी लगभग 20 से 30 मिलीमीटर तक देखी गई है। जबकि अगर स्नोफॉल की हम बात करें तो हाईएस्ट स्नोफॉल 13 सेंटीमीटर जो है वो गोंडला में दर्ज की गई। इसके अलावा लाहौल स्पीति और किन्नौर के अन्य स्थानों पर भी लगभग 10 से 12 सेंटीमीटर तक बर्फबारी मिली है। और अगर हम फोरकास्ट की बात करें तो हिमाचल प्रदेश में बारिश और बर्फबारी का जो दौर है वो अगले 48 घंटों तक यानी कि 20 तारीख और 21 तारीख तक 19 तारीख और 20 तारीख तक, इनफैक्ट हायर रीचेज में 21 तारीख की दोपहर तक भी लगातार हमें देखने को मिलेगा, जिनमें से मुख्य रूप से निचले मैदानी और मध्यवर्ती इलाकों में जो है हल्के से मध्यम स्तर तक की बारिश जो है सभी जिलों में देखने को मिलेगी। और वहीं पे जो भारी बारिश की अगर हम बात करें तो आज यानी कि 19 मार्च को हमारा जो चंबा जिला है, चंबा के साथ साथ कांगड़ा, कुल्लू और मंडी जैसे जिलों में भारी जो है बारिश जो हमें आज देखने को मिल सकती है। और वहीं पे भारी अगर हिमपात की हम बात करें, स्नोफॉल की बात करें तो हमें लाहौल स्पीति जिले में भारी बर्फबारी भी आज देखने को मिल सकती है। वहीं पे अगर कल यानी कि 20 मार्च को अगर हम देखें तो भारी बारिश जो है वो हमें शिमला जिले के ऊंचाई वाले स्थानों में, उसी के साथ साथ जो हमारा सिरमौर जिला है और मंडी और कुल्लू जैसे जिलों में एक आधे स्थानों पर देखने को मिल सकती है। जबकि किन्नौर में मध्यम स्तर तक की बर्फबारी कल 20 तारीख को हमें देखने को मिलेगी। बाकी अन्य जिलों में केवल हमें हल्के से मध्यम स्तर तक की एक्टिविटीज लगातार देखने को मिलेंगी। तो क्या कोई अलर्ट भी रखा? जी, हमने भारी बारिश को ध्यान में रखते हुए 19 मार्च के लिए ऑरेंज अलर्ट खास करके चंबा, कांगड़ा, कुल्लू, मंडी और लाहौल स्पीति जिले में रखा हुआ है बर्फबारी को ध्यान में रखते हुए। जबकि वहीं पे 20 मार्च के लिए हमने ऑरेंज अलर्ट जो है वो हमारा सिरमौर जिला, शिमला जिला और साथ साथ कुल्लू जिले में और किन्नौर जिले में रखा हुआ है। और इसके बाद 21 तारीख के बाद ये एक्टिविटी काफ़ी ज़्यादा कम हो जाएगी। इसके 21 तारीख के बाद इनफैक्ट कोई अलर्ट नहीं है अगले 2 दिनों तक, लेकिन 23 तारीख को जो है एक नया पश्चिमी विक्षोभ हिमाचल प्रदेश के कुछ एक जिलों को प्रभावित करेगा। अभी तक सर बारिश की बात की जाए तो अभी तक पूरा हुआ? जी, बारिश की अगर हम बात करें तो हमारा मार्च मंथ में लगभग 13 मार्च तक की अगर हम बात करें तो हमारा 98% कम बारिश हिमाचल प्रदेश में चल रही थी। फिर जो 15 मार्च को पश्चिमी विक्षोभ आया है उससे हमारा लगभग 26% का सुधार हुआ है और ये बारिश जो है लगभग 74% कम बची हुई थी। लेकिन अभी जो प्रेजेंट में WD चल रहा है जिसकी वजह से अभी तक यानी कि 18 मार्च तक जो 76% बारिश कम थी वो कम होकर के 40% केवल कम बची है। और अभी जो अगले 2 दिन एक्टिविटीज़ लगातार हिमाचल प्रदेश में देखी जाएंगी उसके बाद हमें पूरी उम्मीद है कि जो 40% भी कम है वो पूर्ण रूप से नॉर्मल के आसपास आ जाएगा। तापमान की बात की जाए सर किस तरह? टेम्परेचर्स जो है हमारे डे टेम्परेचर्स इनफैक्ट पूरे हिमाचल प्रदेश में नॉर्मल से 6 to 7 डिग्री तक लगभग सभी जिलों में कम बने हुए हैं। नाइट टेम्परेचर्स भी कहीं ना कहीं 2 से 3 डिग्री कम हैं। और ये जो टेम्परेचर्स हैं अगले 2 दिनों तक यानी कि आज और कल लगभग इसी रेंज में बने रहेंगे, कोई भी सुधार नहीं होगा। यानी कि सर्दी की स्थिति जो है वो लगातार 20 मार्च तक हमें देखने को मिलेगी। 21 तारीख के बाद से टेम्परेचर्स में एक बार बढ़ोतरी चालू होगी। समाजवादी पार्टी सांसद राजीव राय ने पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के बयान पर कहा कि चुनाव आयोग ने अगर यही ताकत उत्तर प्रदेश के उपचुनाव में दिखाई होती तो हो सकता है कि नतीजे कुछ और होते। सरकार अपने तंत्रों का जितना भी इस्तेमाल दीदी के खिलाफ करेगी, दीदी के प्रति लोगों में उतनी ही सहानुभूति पैदा होगी, उनका समर्थन बढ़ता ही जाएगा। बंगाल की अगर फेहरिस्त जो है उनकी ट्रांसफर हुई है उसको लेकर जो रिमूव किया गया उस पर ममता बनर्जी लगातार सवाल उठा रही है। वो कह रही है कि ये सब जानबूझकर किया गया है बीजेपी और सीईसी का। ये वही चुनाव आयोग है। जब हम बाई इलेक्शन में तमंचा रिवॉल्वर का फोटो दिखा रहे थे, पुलिस एक महिला के ऊपर ताने था, लोगों को जाने नहीं दिया गया, वोट सरकारी कर्मचारियों से डलवाया गया और हम वीडियो सबूतों के साथ लिखते रहे, लेकिन धृतराष्ट्र की आंखों से कुछ दिखाई नहीं दिया। अब वो धृतराष्ट्र दुर्योधन बनकर चीरहरण करवा रहे हैं लोकतंत्र का। अगर यही स्पाइन, यही ताकत, यही यूपी के बाई इलेक्शन में दिखाए होते तो हम कहते हो सकता है मेरिट हो, लेकिन ये तो एक तरफा है। और मैं ये बताना चाहता हूं कि सरकार अपने तंत्रों का जितना भी इस्तेमाल दीदी के खिलाफ करेगी,
दीदी के प्रति लोगों को सहानुभूति और उनका जोश और उनका प्रति सपोर्ट बढ़ता जाएगा। दूसरी तरफ सर शिवसेना नेता शाइना एनसी ने एक्ट्रेस नोरा फतेही के गाने को लेकर विवाद पर कहा कि नेशनल कमीशन फॉर वीमेन ने 1990 के तहत NCW एक्ट के तहत अपनी शक्ति का इस्तेमाल किया है। हम सभी जानते हैं कि जब कोई आपत्तिजनक या यौन रूप से प्रेरित सामग्री नियमों का उल्लंघन करती है तो भारतीय दंड संहिता IT एक्ट और पॉक्सो एक्ट के तहत उचित प्रावधान मौजूद है। The National Commission for Women has exercised its power under the NCW Act of 1990. We all know that when there is any objectionable, sexually suggestive violations, then there are provisions under the Bharatiya Nyaya Sanhita Act, the IT Act and the POSCO Act. And our only agenda is that we spread a good message in society. We have youngsters watching these type of videos and they must be viewed very selectively and very correctively. That is the job of the National Commission of Women under the NCW Act of 1990. पूर्व सीएम और कांग्रेस नेता भूपेश बघेल ने धुरंधर फिल्म की रिलीज पर कहा कि यह कुछ खास लोगों को खुश करने और चापलूसी करने की कोशिश है। उन्होंने कहा कि पहलगाम में 40 लोगों की मौत और पुलवामा में 400 किलो RDX की बरामदगी के बावजूद कोई आतंकवादी पकड़ा नहीं गया। देखिए, ये किसी को खुश करने के लिए और चमचागिरी करने की ये पराकाष्ठा है, जबकि पहलगाम में 40 लोगों की हत्या हुई, आतंकवादी पकड़े नहीं गए। उसके पहले पुलवामा में 40 किलो RDX 400 किलो RDX वहां पहुंचा कैसे, आज तक के वो पकड़ा नहीं गया। तो ये लगातार आतंकवाद की घटनाएं बढ़ी है, कम नहीं हुई है, बढ़ी है, और उसको कह रहे हैं कि आतंक। गैस मंत्रालय की जॉइंट सेक्रेटरी सुजाता शर्मा ने कहा करीब 750 कंज्यूमर LPG से PNG पर शिफ्ट हो गई है। डिस्ट्रीब्यूटर के पास कोई डायरेक्ट आउट नहीं है और एथनेटिक्स कोड से डिलीवरी हो रही है। पैनिक बुकिंग कम हुई है। कल 55 लाख रिलीफ बुकिंग रिफ्रेक्ट मिली है। LPG सिलेंडर की डिलीवरी नॉर्मल है। टॉप 15 GAs के अंदर लगभग 13,700 से भी ज़्यादा कनेक्शंस दिए गए हैं और लगभग 7,500 कंज्यूमर्स LPG से PNG पर शिफ्ट हुए हैं। LPG वॉर के चलते स्थिति अभी भी चिंताजनक बनी हुई है, किंतु हमारे डिस्ट्रीब्यूटर्स पर कोई ड्राई आउट रिपोर्टेड नहीं है। ऑनलाइन बुकिंग्स में लगभग 93% की व्हाट वी से ऑलमोस्ट 93% ऑफ द बुकिंग इज ऑनलाइन। डिलीवरी ऑथेंटिकेशन कोड के द्वारा डिलीवरी की जा रही है। पैनिक बुकिंग में काफ़ी रिडक्शन है और कल हमें लगभग 55 लाख रिफिल बुकिंग की रिक्वेस्ट रिसीव हुई है। LPG सिलेंडर की डिलीवरी नॉर्मल है। कमर्शियल LPG में लगभग 18 स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज ने एलोकेशन ऑर्डर इशू किए हैं और पिछले एक हफ्ते में लगभग 11,300 टन कमर्शियल LPG कंज्यूमर्स को दी गई है और सभी स्टेट्स के पास सप्लाईज उपलब्ध है। इसके अलावा एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस और हॉस्पिटल्स को इस एलोकेशन का लगभग 50% मिला है। कैरोसिन का जो एडिशनल एलोकेशन किया गया है उसमें भी लगभग 15 स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज ने एलोकेशन ऑर्डर जारी किए हैं। बाकी सभी स्टेट्स और यूनियन टेरिटरी गवर्नमेंट से एलोकेशन ऑर्डर जारी करने की रिक्वेस्ट की गई है। हिमाचल प्रदेश के मंत्री जगत सिंह नेगी ने कहा LPG संकट सिर्फ हिमाचल प्रदेश में ही नहीं बल्कि पूरे देश में है। अगर यह टकराव जारी रहा तो हमें और भी ज्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। हिमाचल प्रदेश ही नहीं पूरे देश के अंदर LPG की बहुत बड़ी
समस्या खड़ी हो गई है। और ये सब जो है केंद्र सरकार की गलत नीतियों के कारण हुआ है। और आने वाला समय जो अगर इसी तरह से ये जो युद्ध चला है अगर जारी रहेगा तो हमें बहुत ज़्यादा जो है समस्याओं का जो है सामना करना पड़ेगा। हम देख रहे हैं सर विधानसभा सेशन चला हुआ, लेकिन यहाँ भी जो खाना बनाया जा रहा है वो आग पे पकाया जा रहा है, लकड़ी जलाई जा रही है। शुक्र अभी तो लकड़ी में कहीं गटर पे न जाना पड़े। फिलहाल के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की खबरों के लिए देखते रहिए आज का भारत न्यूज।